आइए, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज का हमारा टॉपिक है परिवार उत्पत्ति के सिद्धांत, जिसमें हम मुख्य रूप से 5 सिद्धांतों का उल्लेख करेंगे। जिसमें पहला पितृसत्तात्मक सिद्धांत होगा, दूसरा मातृसत्तात्मक सिद्धांत होगा, तीसरा यौन साम्यवाद का सिद्धांत होगा, चौथा एक विवाही सिद्धांत होगा और पाँचवां उद्विकासीय सिद्धांत होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो जैसा कि बताया हमने, आज का टॉपिक परिवार के उत्पत्ति के सिद्धांत। परिवार की उत्पत्ति कब, कैसे और किन परिस्थितियों में हुई है, इसे लेकर विभिन्न विचारकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विचार या सिद्धांत निम्नलिखित हैं। तो यहाँ हम देखें तो परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई और किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर विभिन्न विचारकों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। उनमें से हम कुछ प्रमुख मतों या सिद्धांतों को हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखें हम आज का पहला सिद्धांत हमारा तो वो है पितृसत्तात्मक या शास्त्रीय सिद्धांत, जिसको हम पैट्रिचल और क्लासिकल थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखें, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों का मानना है कि सर्वप्रथम पितृसत्तात्मक परिवार ही विकसित हुए थे। तो मशहूर नाम है प्लेटो और अरस्तु, ये दार्शनिक थे और इन्होंने बताया कि सबसे पहले हमारे समाज में पितृसत्तात्मक परिवार का ही विकास हुआ था, जिसे प्रसिद्ध मानवशास्त्री सर हेनरी मैन ने सन 1861 में अपनी पुस्तक एंशियंट लॉ में वैज्ञानिक रूप प्रदान करते हुए कहा था कि परिवार की उत्पत्ति पुरुषों की सत्ता के कारण हुआ है। अब प्लेटो द्वारा कही गई या प्लेटो और अरस्तु द्वारा कही गई ये बात कि सर्वप्रथम पितृसत्तात्मक केंद्र परिवार केंद्र में आए, उसी को सर हेनरी मैन ने वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया अपनी पुस्तक एंशियंट लॉ में, जो प्रकाशित हुई सन 1861 में। उसमें इन्होंने कहा परिवार की उत्पत्ति पुरुषों की सत्ता के कारण हुआ है। ये कहते हैं जो परिवार उत्पन्न हुए वो पुरुषों की सत्ता के कारण हुए। पुरुषों के पास सत्ता क्यों थी, इसके लिए बताते हैं क्योंकि पुरुष औरत से ज़्यादा ताकतवर होते थे और उनमें ईर्ष्या की भावना जन्मजात पाई जाती थी, जिसके कारण पुरुष औरत को अपने वश में रखना चाहते थे। तो जो आदिम पुरुष थे, हेनरी मैन का ये मानना था कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा ताकतवर थे और पुरुषों में ईर्ष्या की भावना जन्मजात थी। वह महिलाओं या स्त्रियों पर अपना नियंत्रण हमेशा बनाए रखना चाहते थे। इस प्रकार पुरुषों की प्रमुखता तथा उनकी शक्ति के कारण समाज में सबसे पहले पितृसत्तात्मक परिवार का विकास हुआ। और इसलिए सन हेनरी मैन ये कहते हैं कि भाई समाज में पुरुषों की प्रमुखता थी, उनके पास शक्ति थी, इसी वजह से समाज में पितृसत्तात्मक परिवार केंद्र में आए हम दूसरा सिद्धांत देखें, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, जिसको हम मैट्रिचल थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक रॉबर्ट ब्रीफाल्ट हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक द मदर्स में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो जो मातृसत्तात्मक सिद्धांत है, मैट्रिचल जो सिद्धांत है, थ्योरी है, उस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है रॉबर्ट ब्रीफाल्ट हैं। तो मातृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक रॉबर्ट ब्रीफाल्ट हैं। इन्होंने किस पुस्तक में दिया था मातृसत्तात्मक सिद्धांत? तो दिया था द मदर्स, जो कई बार ये पुस्तक कॉम्पिटिशन में पूछा जा चुका है। तो द मदर्स के राइटर कौन है? तो रॉबर्ट ब्रीफाल्ट हैं। अब इन सिद्धांत के समर्थकों की अगर हम बात करें तो वैकोफन और टायलर जो है मातृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं, ये प्रमुख समर्थक हैं। ब्रीफाल्ट ने वेस्टर्न मार्क के सिद्धांत की कटु आलोचना करते हुए कहा कि प्रारंभ में यौन संबंधों में बहुत अधिक निश्चितता नहीं होने के कारण बालक अपनी माता को ही जानते थे। माता और संतान के संबंधों में घनिष्ठता पाई जाती थी। तो ब्रीफाल्ट ने अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए वेस्टर्न मार्क
जो एक विवाही सिद्धांत के समर्थक हैं उनकी कटु आलोचना किया और कहा कि जो हमारे आदिम समाज थे उनमें यौन संबंधों में कोई निश्चितता नहीं थी। बालक या संतानें जो है सिर्फ अपनी माता को जानते थे, वो अपने पिता को नहीं जानते थे। आदिम समाजों में माता और संतानों का संबंध सबसे घनिष्ठ संबंध होता था। पारिवारिक जीवन में पिता का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। वह शिकार की तलाश में अक्सर घर से बाहर रहता था और परिवार का भार माता पे ही होता था। अब यहाँ देखें कि पारिवारिक जो जीवन था उसमें पिता का कोई महत्व नहीं था। वह शिकार की तलाश में अक्सर घर से बाहर रहता था, तो परिवार का सारा भार या सारा कार्य कौन करता था? तो वो माता करती थी। ऐसी दशा में पारिवारिक क्षेत्र में माता के अधिकार और बढ़ गए और मातृ सत्तात्मक परिवारों का उदय हुआ। तो आदिम समाजों में जो सत्ता, या यूँ कह लें कि जो घर की जिम्मेदारी या जो सत्ता हुआ करती थी वो माता के हाथ में होती थी। इस वजह से ये कहते हैं कि मातृ सत्तात्मक परिवारों का जन्म हुआ। ब्रीफाल्ट ने कहा कि माता और उनकी संतानों की आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा की निरंतरता ने परिवार को जन्म दिया है। अब परिवार जन्म क्यों हुए या परिवारों का जन्म क्यों हुआ? तो कहते हैं कि माता और उनकी संतानों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ही परिवार का जन्म हुआ है। चलिए हम अगले थ्योरी पे चलते हैं। तो देखें यौन साम्यवाद का सिद्धांत। देखें यौन साम्यवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेक्स कम्युनिज्म। तो इसमें आप देखें इस सिद्धांत के प्रतिपादक मॉर्गन, फ्रेजर, लुबाक और ब्रीफाल्ट जैसे विद्वान हैं। इन विद्वानों ने बताया कि मानव जीवन के प्रारंभिक अवस्था में यौन साम्यवाद पाया जाता था। तो यौन साम्यवाद के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं उनमें प्रमुख रूप से नाम जो लिया गया है मॉर्गन है, फ्रेजर हैं, लुबाक हैं और ब्रीफाल्ट हैं। इन विद्वानों का ये मानना है कि जो मानव जीवन की जो आरंभिक अवस्था थी या जो हमारा आदिम समाज था वह उस अवस्था में यौन साम्यवाद पाया जाता था। इस अवस्था में यौन संबंधों की स्थापना के कोई नियम नहीं थे, अर्थात कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से या कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष से स्वतंत्र रूप से यौन संबंध स्थापित कर सकती थी। अब ये कहते हैं कि यह ऐसी अवस्था थी जहाँ यौन संबंधों को स्थापित करने का कोई नियम नहीं था। कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से या कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष से स्वतंत्र रूप से यौन संबंध स्थापित कर सकती थी। अगर माना जाए तो पूर्ण रूप से ये पशुवत या पशु समाज की स्थिति थी। इस अवस्था को उक्त विचारकों ने यौन साम्यवाद या कामाचार का नाम दिया है। ये जो यौन स्वतंत्रता की जो अवस्था थी उसे जो है मॉर्गन, ब्रीफाल्ट, लुबाक आदि ने जो है क्या कहा? तो कहा यौन साम्यवाद या कामाचार की अवस्था कहा। इस अवस्था में परिवार नाम की कोई संस्था नहीं थी। एकदम पशुवत प्रवृत्ति थी हमारे यहाँ, पशुओं की तरह से हम अपना जीवन व्यतीत करते थे और इस अवस्था में परिवार नाम की कोई भी संरचना उपलब्ध नहीं थी। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों ने अपने मत के समर्थन में कुछ आदिम जातियों में पाए जाने वाले ऐसे रीति रिवाजों का उल्लेख किया जैसे त्योहारों के अवसर पर पत्नियों का आदान प्रदान, अतिथि सत्कार हेतु पत्नी को भेंट देना आदि। इन उदाहरणों में यौन संबंधी स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। अब इन सिद्धांतकारों या इन विचारकों ने अपने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उस सिद्धांत के समर्थन में कुछ उदाहरण दिए, कुछ रीति रिवाज बताए जनजातियों में जो यौन स्वतंत्रता से संबंधित थे। जैसे इन्होंने कहा कि त्योहारों के अवसर पर कुछ जनजातियों में पत्नियों का आदान प्रदान या पत्नियों की अदला बदली कर ली जाती है। उसी तरह अतिथि सत्कार हेतु पत्नी को भेंट दे दिया जाता है। इसका मतलब कि अगर अतिथि घर पे आता है तो उसे अपनी पत्नी भेंट दे दिया जाता है। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि आदिम समाजों में यौन स्वतंत्रता जो है वो पाई जाती थी और इसी के आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत को व्यक्त किया। चलिए आइए आगे देखें हम एक विवाही सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोनोगेमी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वेस्टर्न मार्क ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में किया है। जुकरमैन तथा मैलिनोवस्की ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। तो ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, परिवार की उत्पत्ति का एक विवाही सिद्धांत किसका है? तो वो है वेस्टर्न मार्क का। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक किसकी है? तो वो वेस्टर्न मार्क की है।
अब यहाँ देखिए एक विवाह सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है, तो जुकरमैन तथा मालिनोव्स्की इस सिद्धांत के समर्थक हैं। अब यहाँ देखें मालिनोव्स्की ने लिखा है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, था और रहेगा। तो मालिनोव्स्की ने इस सिद्धांत के समर्थन में लिखा है कि भाई जो एक विवाह है वही विवाह का सच्चा स्वरूप है, यही स्वरूप आदिम समाजों में भी था और भविष्य में भी यही इसी प्रकार का परिवार रहेगा। उनकी मान्यता है कि एक विवाह ही परिवार का आदिम रूप है। अब मालिनोव्स्की का ये मानना है कि भाई एक विवाह ही परिवार का आदिम रूप रहा है, था और रहेगा। डार्विन का कहना है कि परिवार का जन्म पुरुष के आधिपत्य और निशा की भावना के कारण हुआ है। अब डार्विन का अपना ये मानना है कि भाई परिवार का जो जन्म हुआ है वो पुरुष के आधिपत्य और निशा की भावना या मनोरंजन की भावना को लेकर हुआ है। आइए देखें, वेस्टरमार्क ने डार्विन के इस कथन का पूर्णतः समर्थन करते हुए बताया कि पुरुष स्त्रियों पर इस प्रकार का अधिकार रखना चाहता था जिस प्रकार अपनी संपत्ति पर। अब वेस्टरमार्क डार्विन का जो मत था उन्हीं का समर्थन करते हुए बताते हैं कि भाई पुरुष अपनी शक्ति या अन्य कारणों से जो है स्त्री पर इस प्रकार से नियंत्रण रखना चाहता था जैसे कि वो कोई संपत्ति हो। पुरुष अपनी शक्ति के बल पर स्त्रियों पर अपना अधिकार स्थापित करने में सफल भी हुआ और पुरुष जो है अपनी शक्ति के बल पर जो है स्त्रियों पर एकाधिकार स्थापित करने में सफल भी हुआ। जब इस एकाधिकार को स्त्री और पुरुष दोनों के हितों के लिए आवश्यक समझा गया तो बाद में इसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई और इसने प्रथा का रूप ग्रहण कर लिया। अब शक्ति के माध्यम से पुरुषों ने स्त्रियों पर एकाधिकार किया। आगे चलकर ये एकाधिकार दोनों के लिए हितकर मानते हुए समाज ने इसे मान्यता दे दिया और ये एक प्रथा के रूप में निकल पड़ी। आगे चलकर यही एक विवाह की रीति बन गई। अब यही प्रथा या पुरुषों को जो नियंत्रण, महिलाओं पर नियंत्रण करने की जो स्थिति थी, इसी ने जो है आगे चलकर क्या किया, एक विवाह का स्वरूप ले लिया। वेस्टरमार्क ने पूंछ वाले बंदरों, गोरिल्ला, चिंपैंजी आदि का अध्ययन करके बताया कि इनमें भी एक विवाह प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। अब वेस्टरमार्क ने कुछ उदाहरण दिए हैं, बंदरों का उदाहरण दिया, गोरिल्ला का उदाहरण दिया, चिंपैंजी का उदाहरण दिया और उदाहरण देते हुए बताया कि भाई इन सब जानवरों में भी एक विवाह या एक साथी का विवाह न कहें, एक साथी का प्रचलन जो है वो पाया जाता है। चलिए आगे देखें हम जो है अगला सिद्धांत हमारा है उद्विकासीय सिद्धांत। तो यहाँ देखें उद्विकासीय सिद्धांत या एवोल्यूशनरी थ्योरी, इस सिद्धांत की रूपरेखा को सर्वप्रथम बैकोफन ने अपनी पुस्तक मिथ, रिलीजन एंड मदर्स राइट्स में प्रस्तुत किया है। तो ये जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है वो सिद्धांत बैकोफन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिनकी पुस्तक है मिथ, रिलीजन एंड मदर्स राइट्स, जिसे लुईस मॉर्गन ने और अधिक व्यवस्थित किया है। इस सिद्धांत के अन्य समर्थकों में टायलर और स्पेंसर का नाम प्रमुख है। तो उद्विकासीय सिद्धांत को सर्वप्रथम देने का काम किया बैकोफन ने, जिनकी पुस्तक है मिथ, रिलीजन एंड मदर्स राइट्स। उसके बाद इसको और व्यवस्थित रूप प्रदान किया लुईस मॉर्गन ने। और इन अन्य समर्थकों की अगर हम बात करें तो टायलर और स्पेंसर इसके प्रमुख समर्थक हैं। बैकोफन ने परिवार की उत्पत्ति को निम्नलिखित अवस्थाओं या स्तरों से स्वयं उत्पन्न हुआ माना है। तो अब बैकोफन परिवार की उत्पत्ति के लिए कुछ अवस्थाओं का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि इन्हीं अवस्थाओं के द्वारा परिवार की जो उत्पत्ति हुई है वो स्वयं हुई है। तो देख लें आज अभी क्या अवस्थाएं हैं उनकी। तो यहाँ देखें परिवार के उद्विकास का प्राथमिक स्तर। तो ये प्राथमिक स्तर बताते हैं बैकोफन। ये कहते हैं कि इस स्तर पर आदिम समाजों के परिवारों में यौन संबंध बहुत ढीले थे। बच्चों का विशेष संबंध पिता से ना होकर माता से होता था। कभी कभी बच्चों को जानकारी ही नहीं होती थी कि उनका पिता कौन है। यह अवस्था यौन साम्यवाद जैसी ही थी। तो यहाँ पे देखिए पहली अवस्था जो बैकोफन बताते हैं, ये कहते हैं कि वे आदिम समाजों में परिवारों में यौन संबंधों में बड़ी स्थिरता थी, यौन स्वच्छंदता पाया जाता था। बच्चे विशेषकर
बच्चों का जो संबंध होता था वो पिता से ना होकर जो है माता से होता था, और बच्चों को ये पता भी नहीं होता था कि उसका पिता कौन है। सामान्य तौर पे आप देखें, पिछला सिद्धांत हमने देखा था यौन साम्यवाद का सिद्धांत, तो बैकोफन का जो पहला जो स्तर है वो ठीक यौन साम्यवाद इस सिद्धांत की तरह ही था। दूसरी अवस्था देखें इनका, परिवार के उद्विकास की द्वितीय अवस्था। यह वह अवस्था थी जिसमें जीवन से संबंधित संघर्षों में बहुत अधिक वृद्धि हो जाने के कारण साधनों का अत्यधिक अभाव हो गया। जीविका प्राप्त करने के लिए लड़कियां सबसे अधिक अयोग्य थीं। इस कारण जन्म लेते ही उनकी हत्या कर दी जाती थी। इससे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का अनुपात बहुत कम हो गया और इस प्रकार बहुपद विवाह का प्रचलन हुआ। अब ये दूसरे स्टेज पे ये बहुपद विवाह की बात करते हैं। ये कहते हैं कि ये जो अवस्था थी वो जीवन के लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण अवस्था थी, और इस संघर्ष में जो है लड़कियां असफल हुईं, स्त्रियां असफल हुईं, जिसके कारण लड़कियों को जन्म लेते ही उनकी हत्या कर दी जाती थी। इससे समाज में लड़कियों की संख्या घट गई और पुरुषों की संख्या बढ़ गई, जिसके कारण से ये कहते हैं कि बहुपद विवाह का प्रचलन हुआ। आइए हम तीसरे पे देखें। तीसरी अवस्था इनका, परिवार के उद्विकास की तृतीय अवस्था। तो ये कहते हैं कि इस अवस्था का आरंभ कृषि युग से हुआ। कृषि क्षेत्र में कार्य करने हेतु सदस्यों की मांग बढ़ने के कारण स्त्रियों का महत्व बढ़ने लगा। पुरुष अधिक विलासी हो गए और परिणाम स्वरूप बहुपत्नी विवाही परिवारों की स्थापना हुई। अब ये अवस्था, ये कहते हैं कि इस अवस्था में जो है, तीसरी अवस्था में जो है बहुपत्नी विवाही परिवारों की स्थापना होनी प्रारंभ हो गई। कारण ये था कि उत्पादन पद्धतियों या रीतियों में परिवर्तन हुआ और कृषि ने जो है स्थान ले लिया जो है उत्पादन का। तो अब कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए लोगों की अधिक आवश्यकता, या यूँ कह लें कि मांग बढ़ने लगी, और मांग बढ़ने से जो स्त्रियों का भी महत्व जो है समाज में बढ़ने लगा। और पुरुषों को देखें, चूँकि सत्ता इनके पास थी, तो पुरुष जो अधिक विलासी हो गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुपत्नी विवाह को जो है वो बढ़ावा मिलने लगा। चौथा देखें, परिवार के उद्विकास की चतुर्थ अवस्था। तो देखें, परिवार के उद्विकास का यह अंतिम स्तर था, जहां नैतिक विचारों तथा स्त्रियों के अधिकारों में वृद्धि होने के कारण एक विवाही परिवारों का प्रचलन हुआ। परिवार के उद्विकास का यही अंतिम स्वरूप था जो आज भी पाया जाता है। अब बैकोफन के अनुसार जो चौथी अवस्था, इनकी चतुर्थ अवस्था, वह परिवार के उद्विकास की अंतिम अवस्था है, जहां नैतिक विचारों और स्त्रियों के अधिकारों में वृद्धि हो गई, जिसके कारण से समाज में एक विवाही परिवारों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। और ये चूँकि उद्विकास का अंतिम स्तर था, इस वजह से अंतिम रूप था, तो इस वजह से आज भी एक विवाही परिवार हमारे समाज में पाए जाते हैं। आगे आए देखें तो लुइस मॉर्गन ने बैकोफन से प्रभावित होकर परिवार के उद्विकास के निम्नलिखित 5 स्तरों या अवस्थाओं का उल्लेख किया। अब लुइस मॉर्गन ने भी जो है परिवार के उद्विकास को लेकर 5 अवस्थाएं बताईं, और ये अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं, तो इस पर विशेष ध्यान रहे आप लोगों का। तो पहली अवस्था ये कहते हैं समरक्त परिवार। इसके अंतर्गत एक ही रक्त समूह के लोग रहते थे। इस अवस्था में लोगों के बीच किसी भी प्रकार का कोई यौन भेद नहीं था। इस प्रकार के परिवार में व्यक्ति किसी भी सामाजिक प्रतिबंध से नियंत्रित न होकर आपस में ही विवाह संबंधों को स्थापित कर लिया करते थे। भाई बहनों के पारस्परिक विवाह पर भी किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। अब ये समरक्त परिवार था, एक कबीला था। सभी जो समूह के लोग होते थे वो आपस में रक्त संबंधी ही लगभग हुआ करते थे। इसके अंतर्गत आप देखें कि रक्त समूह के लोग रहते थे। इस अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई यौन भेद नहीं था, या यूँ कह लें कि यौन स्वच्छंदता थी। इस प्रकार के परिवारों में जो है यौन संबंध स्थापित करने पर कोई नियंत्रण नहीं था। सामान्य तौर पे आप देखें तो भाई बहन में भी पारस्परिक वैवाहिक संबंध जो है वह स्थापित हो जाते थे। अब आए देखें इनका दूसरा, समूह विवाह। इस अवस्था का प्रारंभ तब हुआ जब रक्त संबंधियों के बीच यौन संबंधों को अनुचित समझा गया। अब रक्त संबंधियों में विवाह करने के स्थान पर समूह विवाह का प्रचलन हुआ। इसके अंतर्गत एक समूह के सभी पुरुष दूसरे समूह के सभी स्त्रियों से विवाह करते थे। ऐसे सभी स्त्री या पुरुष जो समूह में होते थे आपस में यौन संबंध के लिए स्वतंत्र थे। अब
दूसरी अवस्था आती है समूह विवाह की अवस्था, जब रक्त संबंधियों में यौन संबंध स्थापित करना जो है वो अनुचित करार दिया गया, अनुचित समझा गया। अब उसे बचाने के लिए, रक्त संबंधियों से यौन संबंध बचाने के लिए एक समूह के लोग दूसरे समूह, एक समूह के पुरुष दूसरे समूह की स्त्रियों से जो है वो विवाह कर लिया करते थे, और यहीं से समूह विवाह का प्रचलन हुआ। और समूह में जितने भी पुरुष या स्त्रियां होती थीं वह सभी एक दूसरे के पति पत्नी के रूप में व्यवहार करते थे। चलिए आगे देखें। ये आपका महत्वपूर्ण है, सेंडेस्मियन परिवार। इसे बार बार आपसे पूछता है। इस अवस्था में प्रत्येक पुरुष को एक ही स्त्री से विवाह करने का अधिकार दिया जाता था, लेकिन विवाह के बाद एक परिवार में आने वाली सभी स्त्रियों ब्याह कर लाई गई से उस परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य यौन संबंध स्थापित कर सकता था। अब ये जो है यहाँ से जो है एक विवाही परिवार की नींव पड़ जाती है। यहाँ एक पुरुष जो है एक ही स्त्री से विवाह करता है, लेकिन विवाह होने के बाद परिवार के जितने भी पुरुष होते हैं लगभग सभी पुरुष जो है उस स्त्री से यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं। यूँ कह लें कि परिवार का पुरुष जो है ब्याही गई प्रत्येक स्त्रियों से जो है यौन संबंध स्थापित कर सकता था। यही सेंडेस्मियन परिवार है। आइए देखें हम चौथा, पितृसत्तात्मक परिवार। इस अवस्था में पुरुषों का परिवार पर पूर्ण अधिकार हो गया और उसे अपनी इच्छा अनुसार विवाह करने के व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए। तो इसके बाद आया सेंडेस्मियन परिवार के बाद आया पितृसत्तात्मक परिवार। तो यहाँ देखें, पुरुषों का शक्ति के कारण परिवार पर इनका पूर्ण अधिकार हो गया और पुरुष जो है अपनी इच्छा अनुसार विवाह करने के लिए स्वतंत्र था, व्यापक अधिकार उसको प्राप्त हो गए थे। अब देखें एक विवाही परिवार, ये पांचवा है, एक विवाही परिवार जो अंतिम है। तो यहाँ देखें यह परिवार के उद्विकास की अंतिम अवस्था है, जिसमें एक स्त्री अथवा एक पुरुष को एक समय में एक ही जीवन साथी के साथ रहते हुए किसी अन्य से विवाह करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार के परिवार आधुनिक एवं सभ्य समाज की विशेषता है। तो आया पांचवा, मॉर्गन के अनुसार एक विवाही परिवार, जिसमें ये कहते हैं कि भाई परिवार के उद्विकास का ये अंतिम स्तर है, जिसमें एक स्त्री अथवा एक पुरुष को एक समय में एक जीवन साथी के रहते हुए किसी दूसरे जीवन साथी से विवाह करने का अधिकार नहीं दिया गया है। और इसी प्रकार के परिवार जो आधुनिक समाज की विशेषता है, या यूँ कह लें कि सभ्य समाज की विशेषता है। तो ये 5 सिद्धांत थे आपके परिवार की उत्पत्ति के। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।